Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome all of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it PSL हंगामा। उम्मीद है जी कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज PSL Season 9 का 4th मैच है एंड दैट टू हैपनिंग इन लाहौर। लाहौर का मौसम हवादार है कोई 2-3 दिन से। अब इसका मैच पे क्या असर पड़ता है, पेसर्स पे, स्पिनर्स पे, बैटिंग पे, इन सब पे बात होगी। लेकिन ये 3 जो मैचेस गुजरे हैं बड़े हाई स्कोरिंग रहे हैं। और अगर हम बात करें लाहौर की पिच के एतबार से, कदाफी स्टेडियम के एतबार से, तो वहाँ पर भी हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखे गए हैं। जो पहले बैट करता है उसको फेवर मिलती है, लेकिन चीज़ें इस बार कुछ अलग सी हैं। जितने भी कैप्टन्स हैं दे आर एक्चुअली चूजिंग, जीतते हैं पहले टॉस और फिर कहते हैं कि नहीं जी हम तो पहले करेंगे फील्डिंग। आज क्या होता है ये हम नहीं जानते। एक तरफ जनाब हमारी लाहौर कलंदर्स है, द डिफेंडिंग चैंपियंस, और दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स। वैसे साइकोलॉजिकली काफ़ी चीज़ों जो है ना, काफ़ी चीज़ें आपके रास्ते बदल देती हैं, आपकी सोच जो है आपके काफ़ी रास्ते बदल देती है। जैसे अगर हम बात करें कोयटा की जीत के एतबार से, पहला मैच खेला, शान से खेला, डोमिनेंट विक्ट्री हासिल की, बट व्हाट हैपेंड टू लाहौर कलंदर्स? और मे बी इज इट टू अर्ली टू एक्चुअली कमेंट ऑन दिस? ये इसके ऊपर मजीद और डिस्कशंस होंगी। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, शानदार पैनलिस्ट, अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के एतबार से, उनको कहा जाता है जीनियस दुनिया क्रिकेट के, और बैकबोन समझा जाता था उनको बैटिंग लाइनअप का। मैं बात कर रही हूँ फॉर्मर कैप्टन सलीम मलिक साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आई एम ऑल वेल। और साथ में जनाब धमाके खेज उनकी जो है वो बॉलिंग होती थी, हमारे फास्ट बॉलर, टेस्ट क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। जेंटलमैन यू लुक ग्रेट। एक तरफ जनाब येलो है, मस्टर्ड येलो, और दूसरी तरफ ग्रे। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट, क्या बात है। प्लानिंग करके आए। ये प्लानिंग है। अच्छा, जहां तक बात है प्लानिंग की, इधर ही हम इधर से शुरू करेंगे। प्लानिंग क्या लाहौर कलंदर्स का जो पहला मैच हुआ था, क्या प्लानिंग का मसला आ रहा था या उनका मेन इशू बॉलिंग है? देखिए, प्लानिंग का इशू तो नहीं था। प्लानिंग तो उन्होंने ऑब्वियसली पिछले चैम्पियन हैं, बड़े वो जोश से आए थे मैच खेलने के लिए। मगर मेरा ख्याल है उनको जो असल प्रॉब्लम आ रही है वो उनकी स्पिन बॉलिंग में आ रही है, क्योंकि राशिद के ना होने से बहुत बड़ा एक गैप है जो लाहौर कलंदर में नज़र आ रहा है। और मैं ये आपको बताऊं, अगर लाहौर कलंदर मैच जितने भी मैच हारेगा, वो अगर बड़ा स्कोर करता भी है तो उनको स्पिन जो आखिरी बीच में स्पिनर आके ओवर्स करेगा उसमें उनको बहुत मार पड़ने के चांसेस हैं। और मेरा ख्याल है बहुत वीक उनका डिपार्टमेंट है इस वक्त स्पिन, क्योंकि मुझे कोई स्पिनर उनका नज़र नहीं आ रहा जो आके नीचे से पावर प्ले के बाद संभालेगा। और इवन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप पावर प्ले में भी स्पिनर से ओवर्स करवाते हैं, तो उनके पास ऐसा कोई स्पिनर है नहीं। इब्रार से फिर भी कोयटा वाले चांस ले सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि जो एडवांटेज है कोयटा को, उनको एडवांटेज है कि उनका पैकेज कंप्लीट है, फास्ट बॉलिंग और स्पिनर। तो लाहौर कलंदर नो डाउट बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा खेल रही है, मगर उनके कुछ प्लेयर बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे रऊफ़ है, रऊफ़ पिछले 2 साल से उसकी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, 10 से ऊपर की एवरेज दे रहा है। इवन शाहीन को अगर उनके कैप्टन को भी ले लें तो वो उसकी पेस वो वाली नहीं रही। वो कहाँ 145 पे करता था, अब वो 135 से ऊपर नहीं जा रही। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ जा सकती हैं। 2-3 चीज़ें तो अब देखना ये है कि आज किसको एडवांटेज। मेरे ख्याल में कोयटा को एडवांटेज होएगा। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ रऊफ, क्योंकि ऑफ कोर्स पेसर हैं, और आज हम यही डिस्कशन कर रहे थे शाहीन के बारे में। अगर बात करें, हारिस के बारे में बात करें, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दमखम नजर आए, वो आए, विकेट्स लें और विकेट टू विकेट बॉल की जाए। से आप लोग कल डिस्कशन भी कर रहे थे। लेकिन लास्ट मैच जो हुआ था बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, व्हाट वी हैव विटनेस वाज शाहीन, जहादार, हारिस रऊफ, डेविड बीजे, they were not really impressive, they were quite unimpressive। लेकिन शाहीन की जो इकोनॉमी थी वो 7.75 की थी, कुछ बेहतर थी, और रन्स उन्होंने 31 जो हैं वो कंसीड किए थे। आई विल कम बैक टू यू जी, बिकॉज आप पेसर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। आज 2-3 दिन से लाहौर में का जो मौसम है हवादार सा है, सर्दी जाते जाते वापस आ चुकी है। तो क्या ये जो कंडीशन है, इज इट गोइंग टू हेल्प द पेसर्स और स्पिनर्स टुडे? जी बिल्कुल करेगी। और मेरा ख्याल है कि जो कंडीशन से बेसिकली फ़ायदा वही बॉलर्स उठा सकते हैं जो जिनके अंदर स्ट्रेंथ होती है और जो यूटिलाइज़ कर सकते हैं कंडीशंस को।
मगर जिस तरह के हमारे जो बॉलर्स हैं T20 फॉर्मेट बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। जब तक आप लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, सीखेंगे नहीं, तो आपके लिए इन कंडीशन को यूटिलाइज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने कल मैच देखा होगा कराची का और उसका मुल्तान का, उसमें जो हमारे बॉलर थे मोहम्मद अली और उसके बाद डेविड विली आपने देखा होगा। ये दो ऐसे बॉलर हैं जो कंटिन्यूसली लॉन्ग फॉर्मेट खेल रहे हैं और इनको पता था कल थोड़ा सा डंपनेस आया, पिच में मॉइस्चर था थोड़ा सा, तो इन्होंने जो कंडीशन थी उनको अपनी फेवर में यूज़ किया और कराची को उन्होंने 130 रन पर आउट कर दिया। अब एग्जैक्टली यही होना चाहिए, क्योंकि आज भी ओवरकास्ट कंडीशंस है, हवा चल रही है और ये जो वेदर होता है, जो विंटर होती है, ये जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करती है। मगर अगर आपने लॉन्ग फॉर्मेट ना खेला हो और जो आपकी ये एक कंपोनेंट्स है फास्ट बॉलिंग की, आप उनसे अवेयर ना हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आपको ये कंसीड भी कर जाते हैं। अब जो आपने बात किया लाहौर कलंदर की, लाहौर कलंदर बेसिकली वो अपनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग पे खेलती है। उनके पास जो 4 बॉलर्स हैं वो पाकिस्तान के इस वक्त बेस्ट बॉलर्स हैं और पाकिस्तान टीम की जो T20 फॉर्मेट है उसमें भी यही चारों बॉलर्स खेलते हैं, मोहम्मद जवान, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और ये जो जहांदार। अब उनको जो जिस तरह सलीम भाई ने बात की है, जब तक आपका पैकेज कंप्लीट नहीं होगा जो कि मुताबिकत रखता है सिचुएशन से, ग्राउंड से और पिच से, उस वक्त तक आपका सक्सेस रेट जो आप अचीव करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकते। और जो उनका मेजर जो था बॉलर वो था राशिद खान, जिसकी डेफिशिएंसी वो फील करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो राशिद खान है वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे टॉप बॉलर है, बड़ा नाम है और उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में। दूसरी जानब अगर आप कोयटा की टीम देखें तो उसमें 2 स्पिनर्स हैं जो कि सूट करते हैं पिच को, अकील हुसैन है और अबरार, दोनों यूनिफॉर्म और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो अगर ओवरऑल एडवांटेज जो होगा वो कोयटा की टीम को होगा। अच्छा, जहाँ ये मैं सॉरी ये क्या जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, जैसे अभी चल रही है शदीद बहुत, तो ये फास्ट बॉलर को प्रॉब्लम होती है? क्योंकि मैं कुछ एक वाकया सुनाऊंगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किसको एडवांटेज होता है, अगेंस्ट द विंड या विद द विंड? अच्छा ये सलीम भाई, ये आपने न्यूजीलैंड में खेला, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है एक एंड से। तो फ़र्ज़ किया कि अगर इस जो पैसेज है इसका एयर का वो इस तरफ जा रहा है, तो जो राइट साइड से विद द विंड बॉलिंग करेगा उसको हेल्प मिलेगी। मगर अगर हवा का स्पीड बहुत ज़्यादा और जो अपोजिट साइड के विंड से आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेगी जो एयर है, उसको अब इवन के क्रीज तक पहुंचना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रऊफ, हम ना अक्सर जब टूर पे जाया करते थे ना, जब न्यूजीलैंड में जैसे आपने कहा बहुत तेज़ हवा चलती थी, तो हमारे साथ सिकंदर बख्त हुआ करते थे, आपको पता है वो बड़े वीक से थे मगर हाइट उनकी अच्छी थी। तो जो विद द विंड अगर बॉलिंग कर रहा था वो तो ठीक था, उनको अगेंस्ट द विंड उनसे बॉलिंग नहीं करवाते थे क्योंकि वो हवा इतनी तेज चल रही होती थी कि उनसे भागा नहीं जाता था। तो ये कीपर करते होंगे तो क्या तो ये जो है ये बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आप स्ट्रांग नहीं है, जैसे रऊफ बता रहे हैं, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो अगेंस्ट द विंड बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। जेंटलमैन, ऑन दिस नोट आई हैव टू आस्क वन थिंग फ्रॉम यू, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम जरा दिखा दें स्टार्ट्स हारिस रऊफ के। उनकी बात हो रही है कि आपका फिट होना जरूरी है, आपका थका हुआ होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जब आप ग्राउंड पे हैं तो आपको यू हैव टू बी हशाश बशाश। मोहम्मद हारिस रऊफ की अगर हम बात करें जनाब, PSL के अतबार से 54 मैचेस खेल रखे हैं, 64 विकेट्स हासिल की हैं और जो इनकी इकॉनमी रेट रही है वो 9.13 रही है विद एवरेज ऑफ 29। अब जो लास्ट मैच हमने देखा है वो भी सामने आ गया है मेरे जनाब। लास्ट मैच में 12.66 की इनकी इकॉनमी थी, 38 रन इन्होंने कंसीड किए थे, कोई विकेट नहीं ली थी। हारिस का मसला क्या थकावट है? बिकॉज ही हैज मेंशन इट अर्लियर आल्सो कि देखिए जी मैं थका हुआ हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। दैट इज व्हाई ही हैज चॉजन नॉट टू ऑप्ट फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जिसकी वजह से दोस्तों हम जानते हैं कि उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो PCB की जानिब से कैंसिल भी कर दिया गया है। क्या ये थकावट है या ये एक परेशानी है कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने की? देखिए इसमें जो बेसिक चीज़ है, सिर्फ हारिस रऊफ नहीं है, पाकिस्तान के जितने भी मेजर बॉलर्स हैं इंक्लूडिंग शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, उसके बाद जो आपके 2 बॉलर्स कोयटा से खेल रहे हैं उसमें हसनैन है और मोहम्मद वसीम है, और ये हैवीली कंसीड कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और उसके बाद जो उनकी पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस है वो भी कोई इतनी ज़्यादा अप टू मार्क नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं इनमें इंजरीज रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में ये सारे बारी बारी इंजर्ड हुए हैं, और उसके बाद फिर जब इन्होंने कमबैक किया, क्रिकेट में वापसी किया, तो इन्होंने रॉन्ग एक्शन अडॉप्ट किए हैं
वो एक्शन जो है वो सूट कर सकते, जो इनके बायोमैकेनिक्स है बॉलिंग के, वो सूट करते हैं सिर्फ 3 या 4 ओवर्स के लिए, वो लंबी क्रिकेट को सूट ही नहीं करते। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट जो उस वक्त थी, चीफ सेलेक्टर थे या जो भी लोग थे जिन्होंने इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया सारे तीनों फॉर्मेट का, उनको सोचना चाहिए था कि एक बंदा इंजरी प्रॉन है, वो लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खेल सकता, वो 15 या 20 ओवर नहीं खेल सकता, बॉलिंग नहीं कर सकता, तो हम उसको किस लिए तीनों फॉर्मेट का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। उसके बाद फिर जब इन्होंने इनको वर्ल्ड कप में ये और एशिया कप में थोड़ा सा इनको साइड स्ट्रेन इंजरी हुई है, उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं जो लॉन्ग फॉर्मेट है उससे मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा। उसके बाद फिर पैनिक बटन क्रिएट हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो उनको पुश किया गया कि आप खेलें, तो वो कह रहे थे कि मेरी बॉडी मुझे इजाजत नहीं दे रही। तो ये बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है वो तो ठीक है, मगर इसमें साथ रिस्पॉन्सिबल वो लोग भी हैं जिन्होंने इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया और तीनों फॉर्मेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया। नहीं, मगर ये इन्होंने कहा है कि मैं 4 ओवर्स के मैचेस में भी 20 ओवर्स के मैचेस में भी नहीं कर सकता, मैं थका हुआ हूँ। तो ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने किया क्या है, पिछले 3 साल से 12-10 से ऊपर की एवरेज के स्कोर दे रहे हैं। उनको जो चीज़ सीखने वाली है वो अपने आप को जाके प्रैक्टिस करें और अपनी चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि टेनिस बॉल से उठा के उनको क्रिकेट में लेके आए हुए हैं, जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, जो 10-10 साल फर्स्ट क्लास खेल के आते हैं। उनका आप ये चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं देखेंगे कि वो कहेंगे कि मैं थका हुआ हूँ, मेरे से बॉल नहीं हो रहा, मैं भाग नहीं सकता, मुझे रेस्ट दे दें, मैं टूर पे नहीं जा सकता। ये आपको उन लोगों में नज़र आएगी जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट लंबी नहीं खेली। जो अभी रऊफ बात कर रहे हैं, ये तो इनको तो टेनिस बॉल से देख के उठा के लिए हैं। अब वो थकेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनका रन अप भी फास्ट बॉलर वाला नहीं है, वो इधर से भाग के आते हैं। किसी फास्ट बॉलर को देखा आपने कि वो इस तरह भाग के आ रहा, वो हमेशा साइडवेज आते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मेरा ख्याल रऊफ को मैंने कल भी कहा था कि इसको अपनी जाके मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम आ गया है कि वो उसको मे भी अगले साल कोई फ्रेंचाइजीज लेने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका हुआ है कि वो टीम के लिए एक बोझ बनता जा रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी देखें ना कि जितने भी हमारे 6 बॉलर्स हैं, जब ये इंजरी के बाद वापस आए तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग जो बायोमैकेनिक्स है उससे बॉलिंग कर रहे हैं। एक, इनकी स्पीड कम हो रही है, दूसरा इनको रन ज़्यादा हो रहे हैं, और तीसरा जब लंबा फॉर्मेट है उसके लिए इनकी बॉडी सूट ही नहीं कर रही है। तो जो हमारा कोचिंग पैनल है या कोचिंग स्टाफ जो अरबों रुपए जिन पर इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो क्या कर रहे हैं कि अगर आप एक थोड़ा सा माइनर जो बायोमैकेनिकल इफेक्ट्स हैं इन बॉलर्स के, अगर वही आप सही नहीं करवा सकते तो आप इतने बड़े बड़े पैसे वहाँ पर। अच्छा, ऑन दिस नोट मैं चाहूंगी, ये जो बात हो रही है कि जिस मैकेनिक्स के साथ हमारे फास्ट बॉलर्स जब इंजरी के बाद वापस आते हैं, देखिए हमने अभी नसीम शाह को भी देखा है मैच में, और वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, यू वर देयर, और ये कह रहे थे कि हो सकता है कि दोबारा इसको ट्रिगर करे, इसका ये जो इंजरी है हो सकता है दोबारा हो जाए। हारिस रऊफ की बात हो रही है, जैसे आपने कहा कि भाई ये तो एक इंक्वायरी तो हो गई, उनको पनिशमेंट भी मिल गई ना, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये सिर्फ गलती और सज़ा सिर्फ हारिस के लिए ही लिखी है, या वो लोग जो इन्वॉल्व भी थे, बिकॉज वो इन्वॉल्व थे तभी तो ये फैसला हुआ था? ये तो क्रिकेट बोर्ड का फैसला है ना, उनको करना है कि क्या हमने वो बंदे इतने कॉम्पिटेंट रखे हुए हैं कि नहीं। जो रऊफ बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें देखें, आप अकेडमी किस लिए बनाई गई है, वहाँ जाके जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको जाके आप ठीक करें। और वो कौन ठीक करेंगे? जो प्रोफेशनल लोग हैं। रऊफ इसलिए बात करते हैं, मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ, क्योंकि इसने एमफिल किया हुआ है, इसमें स्पोर्ट्स में किया हुआ है, माशाल्लाह। तो रऊफ को बहुत सारी फास्ट बॉलर की चीज़ों का पता है कि कैसे ठीक कर सकते हैं। वहाँ आप जो लोग रखे हुए हैं वो फास्ट बॉलर, मेरे ख्याल स्पिनर फास्ट बॉलर को ठीक कर रहा होता है और विकेट कीपर बैट्समैन को बता रहा होता है। तो ये ऐसी चीज़ें ठीक नहीं होती। ये चीज़ें क्रिकेट बोर्ड को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आई एम श्योर कि मोशन स्पीड जो आए हैं वो इन चीज़ों पे ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनकी रेपुटेशन है कि वो जिस काम को भी लेते हैं तो फिर वो ठीक करते हैं। ये बहुत से लोगों को मेरा ख्याल चेंज करना पड़ेगा। और भाई जहाँ चेंजेस की बात हो रही है वहाँ ये बताते चले कि 37 मिनट्स के बाद कज़ाफी स्टेडियम के अंदर लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स के बीच में होगा एक थ्रिलिंग मैच। आई एम सेइंग दिस व्हाई बिकॉज हमने देखा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कितने शान के साथ विक्ट्री हासिल की है पहले मैच की। By the way, this show was brought to you by, and it is still brought to you by Nomenclature Cadbury, presenting Life Boy Herbal Shampoo, powered by HBL, new by Kaizen Paints, and refreshed by Coke. Stay with us क्योंकि हमें जाना है एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, डिटेल में बात करेंगे कि आखिर बॉलिंग अटैक का इशू है क्या, when we talk about Lahore Qalandars. Stay with us.
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं पीएसएल हंगामा। इट इज अ स्पेशल ट्रांसमिशन क्योंकि पीएसएल का जो सीजन 9 है उसके प्रॉपर मैचेस का आगाज हो चुका है। 4th मैच है हैपनिंग इन लाहौर कज़ाफी स्टेडियम। बड़ा आज एक एक्साइटमेंट सी है बच्चों में, बड़ों में। हर कोई चाहता है जिनका ताल्लुक लाहौर से है, पंजाब से है, कि जीत हो तो वो लाहौर कलंदर्स की हो। अभी हम देख रहे थे टॉस के बाद शाहीन ने फैसला किया है कि वी विल बैट फर्स्ट। अभी डिसीजन कैसा है, आई विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स माय पैनलिस्ट और उनसे पूछते हैं कि उनकी इस पे टेक क्या है। जी, व्हाट इज योर टेक ऑन द डिसीजन ऑफ शाहीन ऑप्टिंग फॉर बैट फर्स्ट? देखिए, मेरा ख्याल है कि मुझे तो ऑब्वियस यकीन करें, मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो बैटिंग कर रहा है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इनकी बॉलिंग वीक है। जैसे हमने पहले कहा था कि इनका बॉलिंग अटैक वीक है, तो इनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। चूँकि आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ देख के डिसीजन लेते हैं। अगर आपकी बॉलिंग वीक है, स्पिन अटैक आपका अच्छा नहीं है, अगर आप 200 भी करते हैं तो चांसेस है कि वो चेज़ कर सकते हैं। उनके पास रॉय और ऊपर के उनके बैट्समैन दोनों शकील शकील, ये दोनों बहुत अच्छा खेले हैं। तो अगर इनको अगर स्टैंड मिलता है तो नीचे से इनकी आउट करने वाले बॉलर कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि शाहीन को, और सेकंड इनिंग में वैसे भी ड्यू फैक्टर अगर आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, तो वो एडवांटेज सेकंड बैटिंग वाले को है। और पिछला मैच भी ये हारे हैं इसी वजह से। तो इनको समझ आ जानी चाहिए थी कि इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ वो नहीं है जो होनी चाहिए। जो हम कह रहे हैं कि कम्बिनेशन टीम का देख के आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इनको ये सोचना चाहिए था कि सेकंड इनिंग में हमने अगर 190 200 भी करते हैं तो आखिरी ओवर्स कौन करेगा, क्योंकि इनके पास स्पिन अटैक वो नहीं है। राशिद ना होने की वजह से इनको अपने डिसीजन पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है सोचना चाहिए था। जो इनके थिंक टैंक बाहर बैठे हैं उनको इस डिसीजन को मुझे अच्छा नहीं लगा वैसे। अच्छा जेंटलमैन, देयर इज अ चेंज। आज की प्लेइंग 11 में एक चेंज है और वो चेंज अभी हम डिस्कशन कर रहे थे मैं और रऊफ, और वही बात जो है वो साबित हुई। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा वो खेलेंगे डेविड वीजे की जगह, बिकॉज जब वो खेल रहे थे हमें उस दिन हमने देखा कि वो शिकायत कर रहे हैं, कुछ उनकी इंजरी है शटांग की। सो लेट्स सी कि वो कहाँ तक पहुंचती है, शायद वो नेक्स्ट मैच में साथ हो। लेकिन आज सिकंदर रजा जहां खेल रहे हैं वहां पे वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रैथवे भी खेल रहे हैं। सो ये तो दो चेंजेस हैं लाहौर कलंदर्स में। यू थिंक कि ये इम्पैक्टफुल साबित हो सकते हैं दोनों? देखिए, मेरा ख्याल है कि सिकंदर रजा की जो चेंज है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि सिकंदर रजा को बहुत एक्सपीरियंस है और पास्ट में बड़ा अच्छा वो परफॉर्म भी कर चुके हैं, लाहौर से भी कर चुके हैं। और जो ये सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अप टू मार्क रही है। ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि वो बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं और बड़े यूटिलिटी स्पिनर्स हैं। बाज़ मौके पे उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए जो शॉर्ट फॉर्मेट है उसमें बड़ी सक्सेस रही है, और स्पेशली जो लीग्स होती हैं उनमें उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये कंसिडर किया है जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट है, क्योंकि राशिद खान की डेफिशिएंसी डेफिनेट फील कर रहे हैं, स्पिन भी लैग कर रहे थे, स्पिन लैग कर रहे हैं। और उनका बैटिंग के अलावा इनको खिलाने का पर्पज़ मेरा ख्याल है कि यही है कि शायद वो अगर 3 ओवर कर जाते हैं तो उसमें जो एक एक्स्ट्रा बहुत बड़ी सपोर्ट इनको लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग मिस कर रही है वो मिल सकती है। मगर ब्रैथवे किसकी जगह इन्होंने खिलाया है? मेरा नहीं ख्याल कि वो, तो मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही 4 छक्के उसने मारे थे वो एक वर्ल्ड कप में। उसके बाद कभी मैंने आज तक उसको 10 स्कोर करते नहीं देखा। नहीं है ये जो जितनी भी पीएसएल की टीमें हैं मेरे ख्याल में बड़ी सरप्राइजिंग इन्होंने पिक्स वगैरह की हुई हैं, क्योंकि बाज़ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी कंटिन्यूसली फेलियर है और काफ़ी पास्ट वो अपना जो प्राइम टाइम है वो गुजार चुके हैं। जिस तरह पोलार्ड है, उसके बाद ये आप ब्रैथवेट की आपने बात की इसका प्राइम टाइम कब था? मैं ये आज तक 4 छक्कों के अलावा आपने बात अच्छा, आप लोगों ने बात की ब्रैथवे किसकी जगह खेल रहे हैं, तो वो लॉर्कन टकर की जगह खेल रहे हैं, जो स्पिनर थे। जी बिल्कुल। जी। तो इज इट अ गुड एडिशन? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रऊफ इसका प्राइम टाइम कब था? सर वही एक वर्ल्ड कप पे 4 एक मैच था, उसके अलावा कोई इनका प्राइम टाइम आज तक नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो जब पिक करते हैं हमारे जो पीएसएल के मैनेजमेंट है, तो उनको देखना चाहिए कि जो करंट फॉर्म में है, जो यंग प्लेयर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं और जो एक काफ़ी ज़्यादा जो रोल मॉडल्स हैं यंग फॉलोअर्स के लिए, उनको पिक करना चाहिए, बजाय उनको आप ये पुराने प्लेयर्स उठाकर ले आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी थोड़ा सा ये रिश्तेदारी वाला सिस्टम ही चल रहा है। जिस तरह डैरेन सैमी को पेशावर ने बिठाया हुआ है, उधर विव रिचर्ड बैठे हुए हैं उसमें कोयटा ग्लैडिएटर के, यहाँ पे ब्रैथवेट को बुला लिया, कराची वालों ने पोलार्ड को बुला लिया। तो अजीबो गरीब खिचड़ी, यानी कि आप किस बेस पे इनको पिक कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। का ये कहना है ओपनली बहुत के देखिए जी ये मेरिट पे नहीं है, आपके स्टैट
स्टैट्स जो हैं वो आपकी प्रेजेंस को जस्टिफाई नहीं करते हैं। परफॉर्मेंस अगर बेहतर होती तो ये बात ना होती। तो जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं, आई थिंक आप सबके लिए ये उन फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए लम्हा फिक्र ज़रूर है जिनकी परफॉर्मेंस हमें कल भी नहीं दिखी, परसों भी नहीं दिखी, और मेनली आई थिंक कराची किंग्स, क्योंकि हम चाहते हैं कराची किंग्स के आप लोग जब आओ तो आप शान से खेलो। तो ये हम आपके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फिलहाल हम फोकस करते हैं जनाब आज के मैच पे। अब आपको चेंजेस पता चल गए। आर यू स्टिल वाउचिंग फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स और आर यू होपफुल कि आज लाहौर कलंदर्स के नसीब में जीत होगी? देखिए, लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की और बैटिंग में भी इनकी काफ़ी डेप्थ है ना। सबसे ज़्यादा फरहान है इनके पास, उसके बाद फ़खर जमान है जो कि चेंज कर सकते हैं। अगर ये टोटल अच्छा करने में कामयाब हो जाते तो उसके बाद जो जिस तरह सलीम भाई भी बात कर रहे थे कि इन्होंने क्यों पहले बैटिंग की है, सेकंड बॉलिंग क्यों की है, तो मेरा ख्याल है कि अभी तक इनके एक जो बैक ऑफ माइंड ये चीज़ है कि जो उनकी बॉलिंग लाइन है वो इनका बड़ी स्ट्रॉन्ग इनका स्ट्रॉन्ग और इनका स्ट्रॉन्ग वेपन है। और उसमें अगर स्ट्रेंथ इनकी देखे क्वेटा ग्लैडिएटर की, तो मेरा ख्याल है कि इनको अगर ये अच्छा टोटल करते हैं 185 प्लस, तो इनको स्ट्राइक करना पड़ेगा इस पे जेसन राय पे। अगर अर्ली ऑन ये जेसन राय को आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो बाकी फिर इतनी ज़्यादा मुझे डेप्थ इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई नज़र नहीं आ रही कोई। मगर मैं रऊफ मुझे लग रहा है कि अगर आप इस लाहौर कलंदर में भी देखें, जैसे ही ये आउट होता है ऊपर से फ़खर, और साहबज़ादा जो है वो एक नया प्लेयर है, वो अच्छा, उसने बहुत अच्छा खेला है पिछले मैच में, है डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करता रहा। मगर मैं पिछले मैच में उसकी कुछ टेक्निक मुझे बैटिंग करते हुए मैंने देखी थी कि उसको अगर आउट स्विंग आगे की जाए ना तो वो उसको प्रॉब्लम हो रही थी। वो छोटी सी टांग से सीधी टांग ले जाके खेल रहा था। वो ऑफ साइड पे उसको अगर कोई थोड़ा सा सेंसिबल बॉलर होएगा ना तो आगे उसको आउट स्विंग करेगा बाहर, तो वो उसको आउट करने के उसके बहुत चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल में अगर फ़खर जमान अगर स्कोर नहीं करता तो लाहौर कलंदर के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। देखिए, इसलिए में इस पर दो और भी बैट्समैन है क्योंकि टेक्निकली साउंड है। इस तरह अब्दुल्ला शफीक है, उसके बाद डोसन ने लास्ट मैच में 70 रन किए हैं, और उसके बाद इनके सिकंदर रजा आ जाए हैं। तो थोड़ी सी जो कोयटा की निस्बत अगर इनकी बैटिंग लाइन देखें तो उसमें डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। मगर हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मगर इसमें एडवांटेज आपको पता है पहले 6 ओवर्स का बहुत एडवांटेज होता है। उसमें फ़खर जमान से बेहतर कोई प्लेयर नहीं है। अगर वो चल जाए तो देखें ना, अगर वो अर्ली ऑन अगर वो स्ट्राइक कर जाता है 6 ओवर्स में, तो फिर लाहौर कलंदर के लिए बड़ा चांस है कि वो बड़ा स्कोर करेंगे। अगर ये आउट होते हैं तो फिर आके ना थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है हमेशा विकेट्स गिरने से, क्योंकि ये वाहद एक प्लेयर है कि ये रुकता नहीं है। ये अगर 6 ओवर सर्वाइव कर गया। बात हो रही है फ़खर जमान की, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लेजेंड्स बात कर रहे हो और मैं इंटरप्ट करूं, लेकिन क्या करें जनाब, ब्रेक भी आती है और कहते हैं ना जिंदगी में ब्रेक कहीं ना कहीं जरूरी भी होती है। सो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग फ़खर जमान इन पर्टिकुलर। स्टे विद अस। Welcome back. You're watching the special transmission of PSL Season 9. We call it PSL Hangama, and this show has been brought to you by Nomenclature Cadbury, presenting Lifebuoy Herbal Shampoo, powered by HBL, new by Kaizen Paints and refresh by Coke. जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे PSL है जनाब, और कुछ अच्छा तो होना ही चाहिए, और अगर कुछ मीठा हो जाए तो आइसिंग ऑन द केक वाली बात हो जाती है। एक इनिशिएटिव हमने देखा है कैडबरी डेयरी मिल्क की जानिब से। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज होस्टिंग दिस वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन, और मैंने देखा उनका इनिशिएटिव किस तरीके से लड़कियों को, औरतों को पूरे पाकिस्तान से वो लोग बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि वो लोग क्रिकेट फ्रेटर्निटी का हिस्सा बने। वो लोग 6 मंथ्स का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, और कैडबरी डेयरी मिल्क का अवार्ड भी दिया जाएगा इस बार PSL सीजन 9 में। सो एक काविश जो उन्होंने वर्ल्ड कप में शुरू की थी, 6 मंथ्स का स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उसको दोबारा से उन्होंने इनिशिएट किया है ऑन दिस PSL सीजन 9। मैं चाहती हूँ वो तमाम लड़कियाँ, वो तमाम औरतें जो घर में बैठ के हमारा शो देख रही हैं, बल्कि भाई उनके भाई शो देख रहे होंगे, उनके अब्बा शो देख रहे होंगे, तो अपनी बच्चियों को ज़रूर मोटिवेट करें, क्योंकि देखिए हमारी जो पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम है नाम रोशन कर रही है, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। सो यस, आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि 6 महीने का जो ड्यूरेशन है उसमें इक्विपमेंट वगैरह सारी ट्रेनिंग का जो जिम्मा है वो कैडबरी ने अपने जिम्मे लिया है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। हैविंग सेड दैट, www.cadburypakistan.com पे जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और देखिए हो सकता है जैसे रोज़ ये जो कैंपेन है कुछ ऐसे है
कि रोज अगर 100 रन से ज़्यादा किसी भी टीम ने रन ऑन बोर्ड किए तो जैसे ही 100 रन आए कैडबरी के डेयरी मिल्क का अवार्ड जो है वो आपको दे दिया जाएगा और आप देख लेंगे उसको ग्राउंड में। सो ये एक अच्छी चीज़ थी। जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे एक और हमने खबर देखी है और वो है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को IPC मिनिस्ट्री के अंडर से हटाकर डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर कर दिया गया है। एंड हाउ फ्रूटफुल दिस साउंड्स, ये मुझे लगता है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं सलीम मलिक एंड अब्दुल रऊफ वुड रादर कमेंट ऑन दिस। तो जेंटलमैन क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए मेरा ख्याल है कि बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन है, ये अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि IPC मिनिस्ट्री से इसको निकाल दिया गया। आपने देखा होगा कि जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ उसमें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, जो श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने बयान दिया था कि यहाँ पर करप्शन है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में। तो उन्होंने जो उनके सेक्रेटरी थे क्रिकेट बोर्ड की और जो चेयरमैन थे उनको मुअत्तल कर दिया था। तो और राणा टुंगा को उन्होंने एक्टिंग हेड बना दिया था। उस पर जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, क्योंकि ये जो क्रिकेट बोर्ड हैं ये ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, ये जो गवर्नमेंट है उनसे कुछ इनका लेना देना नहीं है, ना आप उनको जवाब दें ना वो आपको जवाब दें, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है ICC उसको बर्दाश्त नहीं करती है। तो इसी पे ICC ने जो रुकनीत थी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की वो मुअत्तल कर दी थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव डिसीजन दिया कि IPC मिनिस्ट्री से निकाल दिया है, क्योंकि अगर IPC मिनिस्ट्री के अंडर होता तो आपको गवर्निंग बोर्ड का जो रुकन होता है, वो जो सेक्रेटरी होता है IPC मिनिस्ट्री का, वो गवर्निंग बोर्ड का भी रुकन बन जाता है। तो इसमें थोड़ी सी इंटरफेरेंस आ जाती है, जिसपे एक डाउट था कि शायद जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो इस पर भी एक्शन ले सकती है। अब डायरेक्ट उन्होंने निकाल कर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसके अंडर कर दिया है कि उसमें जो मिनिस्ट्री है या पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम होगी और डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह होगा, जिस तरह पास्ट में होता था। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट के लिए एक अच्छी ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी जनाब, हम बात करें अपने हमारे फॉर्मर डायरेक्टर एंड हेड कोच ऑफ PCB, बात हो रही है मोहम्मद हफीज़ की। कल एक शो पे बैठ के PSL के ट्रांसमिशन का एक प्राइवेट चैनल का वो हिस्सा है और उन्होंने एक बात की बड़ी प्रोमिनेंट, और वो ये थी कि जनाब वो प्लेयर्स जो कुछ महीने पहले ये कह रहे थे कि हम इंजर्ड हैं, इस बार वो PSL के स्क्वाड का हिस्सा हैं। कुछ नाम मेरे जहन में आए हैं लेकिन मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी सलीम साहब, ये बात कहना, बिकॉज देखिए PCB का वो एक बड़ा अहम हिस्सा रह चुके हैं, डायरेक्टर हेड कोच, और अब चूंकि वो उसका हिस्सा नहीं है, अब वो ये बात कर रहे हैं। ये क्या ये बात पॉजिटिव है, हम इसको ले सकते हैं, या ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी? ऐसे आपके जहन में कौन से नाम आ रहे हैं? ये नाम जो गर्दिश कर रहे हैं उसमें हसन अली का नाम है, हारिस रऊफ का नाम है, नसीम शाह का नाम है, शाहीन शाह का भी नाम है। तो शाहीन तो वहाँ था, शाहीन तो गया था टूर पे। हाँ, लेकिन एक मैच नहीं खेला था क्योंकि वो, मैं आपको बताऊं, देखें उसका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है क्योंकि उसको भी हटा दिया गया है वहाँ से, तो वो उसको गुस्सा तो आना है कि प्लेयर नहीं गए थे। मगर बात ये है कि जब कोई प्लेयर अनफिट होता है तो उसकी कोई लिमिटेशन होती है कि इतनी देर में वो ठीक नहीं हो सकता, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे। ये तो उसकी फिटनेस पे है ना, अगर वो जल्दी फिट हो गया है तो वो अगर लीग में खेल रहा है, 2 माह गुजर चुके हैं, अगर 2 माह में रिकवरी चांसेस हैं आपके कि आप ठीक हो सकते हैं। हाँ, उसमें अगर आपको नज़र वहाँ वो जाके अनफिट होते तो और बात थी। एक बंदा अनफिट है तो वो आपकी ड्यूटी है कि आप उसका टेस्ट लें, उन टेस्ट में फ़ेल हुआ है, वो कर ही नहीं सका और आपके डॉक्टर्स ने और सब ने कहा कि ये अनफिट हैं, तो उसके बाद तो वो उसको टाइम तो लगेगा ना। 2 माह हो गए हैं, अब वो फिट होएंगे तो उसको तो फिर साल का टाइम होना चाहिए कि साल से पहले ये खेल नहीं सकता। हाँ, लेकिन फिटनेस, अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फिटनेस टेस्ट तो लिए नहीं गए, तो ये फिटनेस टेस्ट आखिर कब लिए जाएंगे? नहीं, फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं लिए गए होंगे उससे पहले? अब आपको नज़र नहीं आ रहा कि बॉलिंग कर रहे हैं ठीक है कि नहीं ठीक है? लेकिन नसीम शाह का आप लोगों ने कमेंट किया कि वापस आया लेकिन वो उस तरह नहीं कर रहा। मगर मैं आपको शाहीन की भी कम हो गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तो पिछले वर्ल्ड कप से उसकी पेस कम हुई हुई है। नसीम शाह का इशू ज़रूर था। नसीम शाह की जो कल आपने बॉलिंग देखी है उसमें अगर आप देखें, नसीम शाह की प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी बॉलर की बॉल पीछे विकेट कीपर तक नहीं पहुंची थी। इसका मतलब है कि विकेट कल बहुत स्लो थी, जिस वजह से आपको नसीम शाह बहुत, आई एम सो सॉरी, बात है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हम इसको कैरी ऑन करेंगे क्योंकि हम आपके साथ होंगे जनाब सेकंड लेग में। जी हाँ, 11 से 12 हम होंगे आपके साथ, पोस्ट मैच डिस्कशन होगी एंड आई एम श्योर आज का मैच बहुत ही थ्रिलिंग होगा।
On this note, this is me, Sara Baloch, signing out. अपना ख्याल रखिएगा. अपना feedback हमारा जो Insta handle है, my Insta handle is Sara Baloch official, and you can always go and start commenting on our YouTube क्योंकि हमारी टीम बड़ी रेगुलरली हमारे शोज वहाँ पे अपलोड करती है. जेंटलमैन, थैंक यू सो मच जी, बहुत कुछ सीखा आपसे, मजीद और सीखेंगे, बात करेंगे. इंशाल्लाह मुलाकात होती है 11 से 12. जाते जाते एक साथ कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद.